नमस्कार। टोटल प्राइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं यूके प्राइम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस को लेकर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अनलॉक 1 के बाद लापरवाही बढ़ी है, जो चिंता का कारण है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो
चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। महंगाई, भ्रष्टाचार और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजभवन के बाहर सांकेतिक रूप से 1 घंटे का उपवास और अनशन करने जा रहे थे। पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना पूर्व में दे दी गई थी। अपने दल बल के साथ हरीश रावत जब विजयनगर की पुलिया पर पहुंचे तो पुलिस उनको वहीं पर रोक लिया। हरीश रावत ने आगे जाने देने से मांग की आगे जाने देने के लिए, लेकिन पुलिस ने नहीं जाने दिया। लाचार होकर हरीश रावत पुलिया के ऊपर धूप में ही बैठ गए। उन्होंने कहा कि या तो मैं धूप में धरना देते हुए अपनी जान दे दूं या पुलिस मुझे सुरक्षित जगह दे। पुलिस ने उन्हें उठाया और एक पेड़ की छांव में बैठने के लिए मनाया। शर्त यह थी कि हरीश रावत वहां अकेले बैठेंगे। इस शर्त का हरीश रावत ने पालन किया और वह धरना दिया और धरना देने के लिए वहां से चले गए। दोस्तों, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को लड़ने के लिए मैं राजभवन के सामने 1 घंटे का सांकेतिक धरना देना चाहता था, ताकि देहरादून से लेकर दिल्ली तक आसाम तक जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, निर्मम लाठी प्रहार, जेल और थानों के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ठूस रहे हैं और देहरादून में भी जिस प्रकार से मेरे ऊपर जो है, मैं भगवान शिव को प्रणाम करने गया, बैलगाड़ी में क्या गया, सरकार ने उसको मुद्दा बना दिया, अपना अपमान मान लिया। इस दौरान हमारे संवाददाता उन पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत भी उन्होंने की, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। महंगाई के खिलाफ लगातार कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है और इस दौरान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर सरकार के द्वारा मुकदमे दायर किए गए हैं, जिसके विरोध में आज पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रावत जी, आज आपको ऐसी आपदा के समय में क्या लगता है कि आपको ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा? देखिए, कल महंगाई के विरोध में पेट्रोल और डीजल के जो दाम आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके विरोध में कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन था। मैं बैलगाड़ी में बैठ करके भगवान शिव के मंदिर गया और अपना विरोध प्रकट करने के लिए लेकिन इन्होंने मुझ पर
उसके लिए मुकदमा दायर किया। तो मैंने कहा भाई लोकतंत्र में तो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जगह जगह मुकदमे दर्ज कर रहे हो, देहरादून में खटी में कहीं छूटा नहीं है। तो हमने कहा उसके विरोध में मैं सांकेतिक तौर पर 1 घंटे का उपवास करूंगा। और मैं जो उपवास करने के लिए अकेले ये अपना मोड़ा खुद लेकर के आया तो इन्होंने मुझको इस पुलिया पर रोक दिया। मैंने कहा भाई किसी पेड़ के नीचे बिठा दो, 50 मीटर आगे एक पेड़ है, मैंने कहा उस पेड़ के नीचे बिठा दो, हरे पेड़ के नीचे। मुझको ये सूखा पेड़ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं इसके नीचे बैठ जाओ। मैंने कहा भैया मैं यहाँ तो यदि या तो 50 मीटर आगे बैठने दो मुझको, नहीं तो भी जिंदा या मरा जैसा भी जाएगा हरीश रावत तभी जो है बैठेगा। इतने बड़े सुलझे हुए नेता हैं और आपका कद काफी बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद क्यों आपसे ये चूक हो गई है? जानबूझ करके आपके द्वारा परमिशन नहीं लिया गया कल आप जब प्रदर्शन करने के लिए बैलगाड़ी से? कल हमने थाने में लिख करके दिया है, थानेदार को लिख करके दिया है। जिस थाने क्षेत्र में मैं जा रहा था वहां हमने लिख करके दिया है और हमारे प्रभुलाल बहगुणा जी खुद लिख करके दे करके आए। हम षड्यंत्र सरकार के द्वारा आप लोगों को षड्यंत्र के तहत? हम नहीं जानते कि सरकार का कौन सा विंग, वो कहते हैं कि एसडीएम को नहीं दिया, हम कहते हैं भाई हमने थानेदार को दे दिया। थानेदार तो एसडीएम के पास भेज सकता था। तो क्या लगता है कि अब इस तरीके से ही राजनीति इस कोरोना महाकाल में होती? एक बात बताओ, यदि एक एक्स चीफ मिनिस्टर को आप इतना कर्टसी नहीं रखते हैं कि कोई अधिकारी आकर के, कोई एसडीएम लेवल का अधिकारी आकर के मुझसे कह देता कि साहब आपने परमिशन नहीं ली है और इसलिए ये उल्लंघन हो जाएगा हमारे अधिनियम का, तो मैं हो सकता है उनकी बात मान लेता। सरकार अपनी खामियां छिपाने के लिए आप लोगों के ऊपर दबाव बना रही है? तब आप एक बात बताइए, यदि एक्स चीफ मिनिस्टर को इतना सम्मान आप नहीं दे सकते तो आप कैसी सरकार है? कैसी सरकार है? आखिर उस व्यक्ति को भी तो, जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया होगा कभी, उसको भी तो यहीं की जनता ने बनाया होगा, उत्तराखंड की। तो आप उत्तराखंड की जनता का अपमान कर रहे हैं। आपको एसडीएम क्या डीएम को आना चाहता, कहना चाहता था आप जो है यहाँ पर आपने परमिशन नहीं है आपको, वही तो बताने आएगा। और हमने अपना कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य पूरा किया है। हमने थाने में लिख करके दिया है कि हम आ रहे हैं शिव जी के दर्शन के। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी इस महंगाई के खिलाफ? अब तो इनके हाथ में है, जिन्होंने इस धूप में, तपती धूप में हमको मरने के लिए बिठाया है, उनके हाथ में है। जिंदा हरीश रावत को वहां जाने देते हैं या मरे हुए हरीश रावत को ले जाना चाहते हैं, ये तो उनको तय करना है। जैसा करें। हम तो मल्लन बाबा हैं, जहां लंगर गाड़ दिया, खूंटा गाड़ दिया। तो जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का साफ तौर पर कहना है कि सरकार के द्वारा हमारे ऊपर जो मुकदमे दायर किए गए वो जायज नहीं है। हमने थाने में इंक्वायरी दी थी, वहां पे जानकारी दी थी, लेकिन सरकार ने षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर मुकदमे दायर किया और आज मुझे राजभवन से पहले भी रोका गया है, राजभवन तक जाने भी नहीं दिया गया और धूप में बैठाया गया है। कैमरा पर्सन राजन बड़ोला के साथ पवन दीक्षित, प्राइम न्यूज, देहरादून। महंगाई के खिलाफ लगातार कांग्रेस ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग न होने पर उन पर मुकदमे भी लगातार दर्ज हो रहे हैं, जिसके विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत ने राजभवन से कुछ ही दूरी पर उपवास किया, जिस पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां प्रदेश और देश भी परेशान है, प्रधानमंत्री देश की जनता से अपील कर रहे हैं, वहीं विपक्ष गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। ड्रामा और नाटक नहीं करना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि हम पर मुकदमा हो जाएगा तो हम हीरो बन गए, कोई भी लोग हों। इस समय तो समझना ही नहीं चाहिए भाई, आपातकाल लगा हुआ है, आपातकाल घोषणा हुई है। ये एपिडेमिक के बजाय पेंडेमिक इसका नाम दिया गया है। आप जानते हैं इसको, महामारी है। इस समय सारा राष्ट्र इस समय बहुत चिंतित है और निवेदन किया है। मैंने बार बार मैं कहता हूं, जब किसी देश का प्रधानमंत्री जनता से कोई चीज मांगता है या अनुरोध करता है तो समझ लेना चाहिए देश बहुत कष्ट में है। मोदी जी कितने बार अपना संदेश दे चुके हैं, इसकी गंभीरता समझनी चाहिए। मन की बात में कोरोना को लेकर क्या क्या उन्होंने कहा है, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। कांग्रेस के लोग चाहे देश में हो चाहे प्रदेशों में हो, बहुत ज्यादा बचकाने हरकतें करते हैं और बचकाने लोग हैं, उनके पास कोई तजुर्बा तो है नहीं और मैं समझता हूं कि जो हरकतें वो कर रहे हैं वो उचित इस समय नहीं है।
पेट्रोल और डीजल के बढ़े कीमतों को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी के धरने और विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। काशीपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर प्रहार करते हुए नजर आए। अपने जसपुर और काशीपुर में प्रवास के दौरान मानपुर रोड स्थित ब्लॉक अध्यक्ष के आवास पर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रही है। प्रीतम सिंह ने चीन के मुद्दे पर केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि देश की मीडिया जो तस्वीर दिखा रही है, जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट है कि चीन ने हमारे भूभाग पर कब्जा किया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार ने बसों के किराए में बेतहाशा वृद्धि करने का काम किया। उसके विरोध में कांग्रेस के लोग जो है सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में अगर सरकार मुकदमे दायर करके कांग्रेस की आवाज़ दबाना चाहती है तो देवेंद्र रावत गलतफहमी में है। एक नहीं वो 100 मुकदमे दायर कर ले, लेकिन कांग्रेस जनहित के मुद्दों को उठाती आई है और उठाती रहेगी। पेट्रोल डीजल के दाम सरकार कम करे, क्योंकि आप देख लीजिए 2014 से पहले की स्थिति आपके सामने है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे कि कांग्रेस के शासनकाल में पेट्रोल डीजल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल था वो सबसे उच्च दर पर था। उसके बावजूद भी यूपीए की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित रखने का काम किया और आज वो कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भाव है वो निम्न स्तर पर है और निम्न स्तर पर होने पर भी सरकार जो है पेट्रोल डीजल जो है उच्चतम दाम पर बेचने का काम कर रही है। हालत तो ये है कई राज्यों में जो है पेट्रोल से ज़्यादा महंगा डीजल हो गया है। कोरोना संकट और चीन सीमा विवाद को लेकर इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर राजीव गांधी फाउंडेशन का चीनी कनेक्शन जोड़कर सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं कांग्रेस के निशाने पर पीएम केयर्स फंड है। मसूरी पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर सवाल दागे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में 9,678 करोड़ दिए हैं, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। एक तरफ चीन पीएम केयर्स फंड में 9,678 करोड़ रुपए दे रहा था, दूसरी तरफ वो सीमा पर घुसपैठ कर रहा था, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, जो चिंता की बात है। प्रधानमंत्री देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिसको जनता देख रही है और आने वाले समय में मोदी सरकार को जवाब देगी। देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके प्रधानमंत्री अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अब अपने कार्यकाल में 9 बार चाइना का दौरा कर चुके हैं, 9 बार चाइना के प्रधानमंत्री की चाय पी चुके हैं, उनके साथ झोला झूल चुके हैं। और इस समय जब कोरोना में पूरा देश लॉकडाउन में था तो 20 मई के आसपास चाइना की अलग अलग संस्थाओं से भारत के जो पीएम केयर फंड बनाए, जो ऑडिटेबल फंड नहीं है और जिसका हिसाब किताब प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे चाण बाण नहीं देना चाहते, उसमें चाइना के अलग अलग संस्थानों से, अलग अलग व्यापारिक संस्थान से 9,678 करोड़ रुपए के लगभग चंदा आता है। तो एक तरफ 20 मई के आसपास भारत की सीमाओं पर चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ पीएम केयर फंड में चीन से चंदा आता है, चाहे वो किसी कंपनी के द्वारा है। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत समेत पार्टी नेताओं पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ लालकुआं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और त्रिवेंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर दमनकारी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए मुकदमे वापस नहीं लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन में महंगाई बढ़ाने सहित तमाम जन विरोधी निर्णय सरकार ले रही है। सरकार की दमनकारी नीतियों से आम जनता बेहद परेशान हो चली है और जो कोई भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है उसके खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है।
एलआईसी पर चाइना के साथ चल रही तनातनी के बाद मोदी सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को भारत में पूर्ण रूप से बैन कर दिया है। चाइनीज ऐप पर लगे बैन को कई लोगों ने इसे सही बताया है। इसी क्रम में हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। बाबा रामदेव के अनुसार भारत सरकार के इस निर्णय से आर्थिक गुलामी से भारत को निजात मिलेगी। मोदी सरकार ने बड़े राजनीतिक साहस का कार्य किया है। यही नहीं, बाबा रामदेव ने सभी भारतवासियों से मोबाइल के जरिए चाइना ऐप के बहिष्कार करने का आह्वान भी किया है। सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स का बहिष्कार करके उस पर पूर्ण पाबंदी लगा के एक बहुत बड़े राजनीतिक साहस का कार्य किया है। इसके लिए उनका अभिनंदन करते हैं और मैं सभी भारतवासियों से आह्वान करता हूं कि आइए अब सब अपने मोबाइल से इन चाइनीज़ ऐप्स को हटाइए। एक टिकटॉक के ऊपर लगभग 20 करोड़ यूजर थे। कितनी एक बड़ी सांस्कृतिक और आर्थिक गुलामी के दौर से हम गुजर रहे थे और टिकटॉक का लगभग 10% आमदनी का हिस्सा भारत से जा रहा था। खाली बात चाइना की नहीं है, चाइना सहित जितनी भी विदेशी कंपनियां उन सब का बहिष्कार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज जितनी भी एमएनसीज भारत में हैं उन सब ने लगभग 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। जब इन चाइनीज सहित सभी एमएनसीज का बहिष्कार करेंगे तो यह देश आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी से बच पाएगा, यह परम वैभवशाली बन पाएगा। हम सबको मिलकर के एक आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति संपन्न एक महाशक्ति भारत बनाना है, सुपर पावर इंडिया बनाना है। तो उसके लिए हम सबको स्वदेशी का व्रत लेना ही पड़ेगा। आइए हम सब मिल करके अपने मोबाइल फ़ोन से चाइनीज़ ऐप्स को हटाएं और सभी एमएनसीज का बहिष्कार करके स्वदेशी को अपनाएं। एक पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी और अपनी भागीदारी हम तय करें। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इसी के तहत काशीपुर में भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन नेता सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए काशीपुर तहसील पहुंचे। तहसील में उन्होंने तहसीलदार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि आज देश का किसान भारी संकट से जूझ रहा है, जिसका प्रभाव खरीफ की बुआई पर भी पड़ रहा है। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए, लेकिन सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर किसान पर महंगाई का बोझ डाल रही है। ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब। ऐसा है जी, इस टाइम खरीफ फसल की बुआई का समय है और किसान का सबसे ज़्यादा खर्चा खरीफ की फसल की बुआई में आता है। इस टाइम डीजल के रेट उच्चतम स्तर पर हैं और किसान को इस समय डीजल की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे खरीफ की फसल बोने में पानी की बहुत ज़रूरत होती है। उसके लिए पंपी सेट चलता है, ट्रैक्टर चलता है और डीजल की कीमतें इतनी ऊंची हैं कि सरकार को बिल्कुल भी किसान की फिक्र नहीं है। और उसी के लिए हमने आज एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को तहसीलदार के माध्यम से देश भर में प्रेषित किया है भाटियों की तरफ से। सरकार से हम मांग करते हैं कि कृपया जो कोरोना काल में किसानों का जो कृषि ऋण है उस पर 1 साल का ब्याज माफ़ कर दें, इस अवधि का बिजली का बिल माफ़ कर दें और किसानों का जो गन्ने का और फसल का जो बकाया है उसे एक मुश्त किसान को दिला दें, जिससे किसान को जो नकदी की समस्या है वो दूर हो जाएगी और किसान का पैसा किसान को मिल जाएगा। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।